अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ कुछ हम शायरी से कर देते हैं ताकि कुछ ज़रा लगे कि ज़रा मौसम है, कोई मामला शायरी वाला है। और वो शायरी जो है वो असल में शायरी का मौका क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस वजह से मैं ये शायरी पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये जिसकी शायरी असल में उसके दिन की मुनासिबत से ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सुनिएगा ज़रा, छोड़ दें ये कागज़ वागज़, छोड़ दें सारी। जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हर चीज़ को छोड़ दिया करें। सही है, सुन रहे हैं आप जी, पे अटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे ख्याल के दीवारों दर बनाते हैं, तेरे ख्याल के दीवारों दर बनाते हैं, हम अपने घर में भी तेरा ही घर बनाते हैं। हाय कैसा? अब ये आपके लिए, अगला वाला आपके लिए, ठीक है? अरे थैंक यू। बजाए यौम मलामत रखा है जश्न मेरा, सही है। बजाए यौम मलामत रखा है जश्न मेरा, मेरे भी दोस्त मुझे किस कदर बनाते हैं। कैसा? सही डेडिकेशन हुई, बिल्कुल। बिखेरते रहो सहरा में बीज उल्फत के, ये बड़ी काम की बात है। अच्छा, बिखेरते रहो सहरा में बीज उल्फत के बीज ही तो उभर कर शजर बनाते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। जब तक हम बिखेरेंगे नहीं वो बीज, फिर शिकवा कैसे हम करें कि भाई हमारे यहाँ तो दरख्त ही नहीं है, शजर ही नहीं है, या कोई अच्छी बात हो ही नहीं रही। हमें भी तो फैलाना है ना माशरे में, हमारा क्या अच्छा है। जी बिल्कुल। और आखिर में बस अब हिकायत मजदूरी वफ़ा न बना, बस अब हिकायत मजदूरी वफ़ा न बना, वो घर उन्हें नहीं मिलते जो घर बनाते हैं। वाह वाह। जो बना रहा होता है घर, मजदूर, उस शख्स को वो घर नहीं मिलता, वो हमेशा किसी और के लिए बना रहा, यानी कि वो अपनी मेहनत करता है और मेहनत का फल कोई और खाता है। बिल्कुल, मेहनत जो है वो किसी और के लिए कर रहा होता है। तू बनाता किसी और के लिए है, तुझ में रहता कोई और है, ये वाला मामला है। ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन ये जो अशार थे ये पाकिस्तान के मशहूर शायर, अदीब, दानिश्वर जनाब जमीलुद्दीन आली साहब के थे। और जमीलुद्दीन आली साहब का आज छठा यौम वफ़ात है, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ वक्त जो है वो उनके ख़यालात को, उनके अफ़कार को ज़रा डेडिकेट करें। और जमीलुद्दीन आली साहब जो है वो हम सब जानते हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर मिली नगमों के खालिक रहे, राइटर रहे, और एक बहुत बड़ा नाम रहा पाकिस्तान का। और इसी हवाले से हमने सोचा कि ये चंद अशार उनके आपके सामने पेश किए जाएँ और उन्हें याद किया जाए। वो जो एक, यूँ कह लीजिए, वो जो एक ट्रिब्यूट होता है एक छोटा सा, वो हमारी तरफ से जमीलुद्दीन आली साहब के लिए था। ये बिल्कुल सही है जी। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नाजरीन जो कौमों के लिए काम करते हैं। हाँ। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, मैं ये बना लूँ, मैं ये कमा लूँ, मैं मेरे बच्चे, मेरे पोते नवासे। और कुछ लोग होते हैं जो जिनका मकसद ये होता है कि भाई मैंने पाकिस्तान के लिए या अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए ऐसा कुछ कर देना है। बिल्कुल। तो जमीलुद्दीन आली। अच्छा, और फिर शायर और दानिश्वर वो लोग होते हैं जो कि सोचने का काम कर रहे होते हैं, कौमों को राह दिखाने का काम कर रहे होते हैं। तो जो कौमों को राह दिखाने वाले रहबर जो होते हैं उनको तो याद करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो आगाज़ ही हमारी इस कौम का दो बड़े रहबरों से हुआ ना, इकबाल और जिन्ना साहब। बिल्कुल जी। उन दोनों रहबरों के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर भी नामुमकिन है। तो जब हम अपने रहबरों को भूल जाते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। हाँ, और उनकी कदर करना भूलना, ये सबसे बड़ा गुनाह हम करते हैं। बिल्कुल। इससे बुरा हम अपने साथ कुछ कर नहीं सकते। हाँ। कि उन लोगों ने, हीरोज़ ने, जिन्होंने हमें राह दिखाई या जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा किया, उनको हम वो पजीराई ना दें, उनको वो मकाम ना दें जो वो डिज़र्व करते हैं, तो इससे बुरा कोई कौम अपने हीरोज़ के अपने साथ कुछ कर नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये थी जी जमीलुद्दीन आली के हवाले से कुछ बातचीत। अब ज़रा हम चलते हैं, आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। और मौसम वही सनी मौसम चल रहा है, सूरज हर जगह आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन फिर भी सर्दी है। कह दिया, सारे सन्नी आके बैठ गए होंगे टीवी के आगे। चले आ जाए, सनी को बुला रहे थे। सनी प्लीज कम हियर, सनी आ जाओ। जितने भी सनी हैं और जितने भी फनी हैं और उनके जो हनी हैं वो सब आ जाएं। अच्छा जी, बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कराची में है कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर है जी पेशावर में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेटा में कम से कम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यह है जी मौसम की सूरत हाल। अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपनी इंट्रो
स्टोरीज की तरफ। बताइए जी, बताइए जी वैसे स्टोरीज में। अच्छा जी, तो पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद देते। मुबारकबाद तो टेंशन पड़ गई थी, मुझे वो याद आ जाते हैं बस। मुबारक हो। ऐसे जरा 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 आवाज में थोड़ी सी खनक लाकर और थोड़ा सा, और उंगली बहुत हिलती थी, उंगली। हाँ, मुबारक हो, कौन मुबारक हो। हाँ, कौन थे? आजकल कहाँ है? कनाडा में। ताहिरुल कादरी साहब, नाजरीन सबको याद होगा, कौन भूल सकता है। डी चौक वाले तो वैसे उनको बड़ा मिस करते हैं कभी-कभी, कि बड़ी रौनक होती थी उनके होने से यहाँ पर। उनको कायरा साहब भी बड़ा मिस करते होंगे। कायरा साहब भी बड़ा मिस करते होंगे। बड़े उन्होंने जो है वो डील की थी उनके साथ, और उसके बाद फिर जो है वो मतलब एक अजीब सा सिनेरियो था वो, एक बंदा आके बैठ गया है बहुत सारे लोगों के साथ, और उसके बाद जो है वो कायरा साहब गए वहाँ पर, उन्होंने उनसे जो है वो नेगोशिएशन की, और नेगोशिएशन के बाद जब वो हट गए तो कायरा साहब मुकर गए। कायरा साहब तो हमारे यहाँ तो मुआहदे ऐसे ही हैं, मतलब कोई पूरा करने के लिए वादा थोड़ी होता है, वादा तो किया इसलिए जाता है कि उसको तोड़ा जा सके। तो ये भी एक डेफिनेशन है जो सियासतदानों की तरफ से आती है वादे की। लेकिन मजे की बात यह है कि उस जमाने में नाजरीन जो रिपोर्टिंग हो रही होती थी वो होती थी, नाजरीन अब आपको कंटेनर के अंदर के हम खुसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं, और कंटेनर में 3 चेहरे नजर आ रहे हैं, एक तरफ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद है, दूसरी तरफ ये होता था उस जमाने। सारी खबरों पे सिर्फ यही चल रहा होता था। अभी भी जो है प्यार से रिपोर्ट करते हैं, ऐसा कौन सा कयामत आ गई है कि आप लोगों को हंगामा खेजी ना की जाए तो लोग देखेगा कौन देखेगा? आवाम देखेगी। देखिए ये मत कहें कि कोई देखता नहीं है, नहीं, ये सोच बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बिल्कुल, देखने वाले हर तरह की चीज देखते हैं। मीडिया ने तो बेसिकली ट्यून करना होता है लोगों को। अगर ट्यून ही इस तरह से कर रहे हैं तो फिर तो कौन चीज़ नहीं मारेगी। लाउड वॉइस में की हुई है ना हमारी, बस ठीक है। अच्छा, आपको बताते हैं कल क्या हुआ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ड्रामाई आखिरी ओवर के बाद हराकर सीरीज का तीसरा मैच 5 विकेटों से जीत लिया। आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, 3 विकेटें कमा दी पाकिस्तान ने। हार्ट अटैक दे दिया था, हार्ट अटैक हो गए भाई बहुत सारे लोगों को। ये क्या किया, सूरत हाल हो गई। तो इफ्तिखार ने एक छक्का मार दिया था, उस चक्कर में जो है वो जरा हालात हमारे बेहतर हो गए, वरना हम ये हार चुके होते मैच। इफ्ती ने कराया बिल्कुल, लेकिन ये कि बस क्या बोलूँ मैं, ये मैच जो था ना बड़ा खतरनाक मैच था। वैसे तो हमने 3-0 से क्लीन स्वीप किया, लेकिन वैसे तीनों ही मैच कुछ तीनों मैच जरा बिल्कुल मतलब वैसी वो वाली धाड़ नहीं थी जो हमने देखी वर्ल्ड कप में। अच्छा, बाबर आजम नहीं खेल सके इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, 9 रन की उनकी एवरेज रही। मतलब उनके ऊपर ये क्या हो गया है बाबर, जरा थोड़ा सा ऐसा रखो जरा, मतलब हम जरा परेशान हो जाते हैं बाबर साहब ना चल रहे हो तो। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये देखें कि पिछले 9 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं उनमें हर एक मैच में अलग अलग मैन ऑफ द मैच रहा है। सो वी हैव गॉट मैच विनर्स इन आवर टीम, ये सबसे बड़ी बात है। और जो पाकिस्तानी टीम ने रिकॉर्ड बनाया है वो ये है कि इस साल टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों में सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी T20 मैचेस जीतने वाली टीम बन गई है पाकिस्तान। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। 26 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने इस साल, जिसमें से 17 जीते हैं, 6 जो हैं वो हारे हैं, 3 मैच बेनतीजा रहे। और बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद कल जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ढाका के बाजार से गुजरी तो ये जो मनाजिर थे, ये कमाल मज़ाहिर से, ये है वो मनाजिर, ये आपकी नाज़रीन। बिल्कुल, बांग्लादेशी मद्दाहों ने खुलकर उनका इस्तकबाल किया। ढाका की सड़कों पर कौमी क्रिकेट टीम के जो बांग्लादेशी मद्दाह थे उन्होंने पाकिस्तानी परचम भी उठाए हुए थे, बांग्लादेशी परचम भी उठाए हुए थे, और पाकिस्तानी भाइयों से जो मोहब्बत का इजहार था ये काबिल दीद था। और कई मद्दाहों ने ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई थी और हाथ हिला हिलाकर वो पाकिस्तानी टीम को दाद दे रहे थे जो उनकी बस जा रही थी। अब वैसे कमाल जो होता है ना जिंदगी में किसी भी इंसान का, वो ये होता है कि आप अपने मुखालिफ को भी अपना शदाई करने, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। और बांग्लादेश के हवाले से नाजरीन जाहिर है हमारी एक हिस्ट्री रही है उन लोगों में, जिस तरह एक हॉस्टिलिटी मुख्तलिफ कौमों में पाई जाती है, उनमें भी एक हॉस्टिलिटी का आंसर हमारे तरफ जो है वो पाया जाता है। कई जगहों पर राइटली सो भी, लेकिन ये है कि कई जगहों पर वो अनरीजनेबल भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी टीम ने उन लोगों को अपना शदाई बना लिया है, उन लोगों के हाथों में अपने मुल्क के परचम थमा दिए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये उन लोगों की भी अच्छाई है, और जो उनका भी बड़ा खेल है उसकी अहमियत की भी बड़ी बात है इसके अंदर। के देखें जो खेल है, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, ये इंसान को एक दूसरे की तरफ माइल करते हैं। बिल्कुल, और अगर आप सिर्फ बातें जंगों की करते रहेंगे तो बस फिर मामला सही नहीं हो सकते। अब जैसे इंडिया की मैं सिर्फ मिसाल दे दूं, गौतम गंभीर ने जो अभी ट्वीट की थी, सिद्धू साहब आए हुए थे यहाँ पर, भाई वो अपना एक रिलीजियस त्यौहार के हवाले से आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ अगर उनके लिए जो मकाम है, जिस तरह आपके लिए मंदिर होगा आपका, वैसा ही उनके लिए करतारपुर है। वो गौतम गंभीर को तो उस बात पर जो है वो मिर्चें लगी थी ना कि इमरान खान को भाई कह दिया सिद्धू साहब ने। भाई तो अब इमरान खान और सिद्धू की दोस्ती है पुरानी, दोस्ती ना भी हो, खेलते रहे, दोस्ती ना भी हो, अगर उसको हम सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक शख्स जो दूर से बैठकर दूरबीन लगाकर अपने इस मुकद्दस जगह को देखा
करता था, वो अगर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मत्था टेक रहा है तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस लीडर ने ये की होगी उसके लिए तो वो भाई क्या, मतलब वो तो उसके कदम चूमेगा। तो उसके लिए ये अहमियत है। अगर आपको ये चीज भी समझ, बेसिकली तो वॉर मॉन्गर्स हैं, हमेशा उन्होंने जंग की बात की है, तो मैं उनको तो मैं ये कहूंगी खेल में भी वॉर मॉन्गिंग कर रहे होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आईसीसी वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को ये अवार्ड कर दिया गया है ना, ये 2025 में अनाउंस हो गया। अब उसके ऊपर सिर्फ एक मुल्क है दुनिया का जिसको एतराज हो रहा है, मिर्चें लगी हुई है भाई उधर, बस हालत खराब हो रही है उनकी। और मजे की बात यह है कि आईसीसी ने बयान जारी किया है कि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि पाकिस्तान में होगा और अच्छे तरीके से होगा। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान, आईसीसी ये कह रहा है। लेकिन भारत से आवाजें उठ रही हैं और उन्होंने ये तो कह दिया है कि जी 2025 में अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो हमारा आना मुश्किल है। तो मत ना भाई, हमारा कौन सा कोई मरे जा रहे हैं, हम आपके घर से खाते होंगे, आप मत आएं। आप आएंगे, हमारे दिल आपके लिए खुले हुए हैं, मोहब्बत से आपका इस्तकबाल होगा। नहीं जो आए, आने वाले को वेलकम, जाने वाले को गुड बाय, ये वाला हिसाब किताब है। आए तो आए, नहीं आए तो ना आए। बिल्कुल जी, मतलब आपके आने से हमारी कौन सी जिंदगियां रुक रही हैं। लेकिन मजे की बात वही है कि उन्होंने सिद्धू साहब को कहा ना कि आप जरा चले अपने बेटों और बेटियों को भेजे बॉर्डर पे। भाई आप लोगों को बॉर्डर पीसफुल चाहिए ही नहीं। You guys are all the time thinking about wars on the borders. आप खुद आ जाए, गंभीर कुत्ती दफा किया है बॉर्डर, खुद आ जाए ना, आप जरा बॉर्डर पे आ जाए जरा। हाँ, मतलब मजाक बना लिए भैया आपने, तमीज सीखे, तमीज। पूरी कौम को इन्होंने जो है ना, अपनी कौम को भी गुमराह किया हुआ है और सारे बॉर्डर पर टेंशन दी हुई है, सारे खित्ते में टेंशन दी हुई है। बहरहाल अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर पर आते हैं और अगली खबर कोई बहुत खुशाइन नहीं है बल्कि तशवीशनाक है। एक तो बड़ी मुहिम चली है जूज के हवाले से कि जू को बंद कर देना चाहिए, किसी किस्म के कोई जानवर जू में होने नहीं चाहिए, सेंचुरीज आप बना दें, क्योंकि अब वो ऐसी जगह पर आदी हो गए हैं कि अब उनका बाहर सर्वाइवल भी मुश्किल है, उनका वो नेचुरल हैबिटेट लूज कर गए हैं वो। तो कराची की जो चिड़ियाघर है, आप खबर वहाँ से आई है, पहले पेशावर था, फिर इस्लामाबाद था, फिर अब कराची का है कि कराची के चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक फराहम करने वाले जो ठेकेदार हैं उन्होंने रकम अदा नहीं की, उन्होंने रकम अदा ना करने की वजह से जानवरों का खाना बंद कर दिया। अब रकम अदा करनी थी, जाहिर है इंतजामिया ने जो जू चला रहे हैं, जिनके अंडर जेर इंतजाम वो सारा जू आता है, मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने के बायस शेर, बंदर समेत कई जानवर ऐसे हैं जो लागर हो गए। ये वीडियो कल शेयर हुई थी, ये बेचारा चल रही है, बिल्कुल क्या इसकी हालत हुई हुई है। और अल्लाह ताला हम पर जो है वो हमें थोड़ी सी अक्ल दे कि हम क्या कर रहे हैं जानवरों के साथ। और अल्लाह की मखलूक है ये, और उनको हमने इस तरीके से एक तो बंद किया हुआ है, उसके बाद हम उनको इस हाल में पहुंचा देते हैं। अच्छा, दूसरी जानब ठेकेदार का कहना ये है कि अब मैं आपको असल बात बताती हूँ, अभी आप आगे सुने। ठेकेदार ने ये बताया कि इस चिड़ियाघर की इंतजामिया की जानिब से 4 माह से रकम की अदायगी नहीं की गई खाने की। तो जाहिर है और उसने खाना बंद कर दिया, वो अपने घर से ला के अपने बच्चों की तरह तो इनको नहीं पालेगा, कौन खुदाई खिदमतगार तो नहीं है वो। अच्छा, जब डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी साहब से पूछा गया तो उनका दावा ये था कि जानवरों के लिए खुराक बथेरी मौजूद है, ऐसा कोई सिलसिला मौजूद है। तो फिर इस हाल में क्यों है कि ये बीमार है? अगर बीमार है तो फिर इलाज मौजूद नहीं है। मतलब ये ज़रा वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इन दिस, बट सिचुएशन जो है वो ये है, तो विच इज़ रॉन्ग। तो ये तो खैर ये हो गया चिड़ियाघर का मामला। एक शहर बन रहा है, मैंने सोचा वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ भाई। अच्छा, कहाँ? बिल्कुल, नियोम सिटी, सऊदी अरब? नहीं, सऊदी अरब वाला नहीं, सऊदी अरब वाला नहीं, जजीरे का आप बता रहे, वो जो तैरने वाला जजीरा था। वस्ती अमेरिका का मुल्क है एल सल्वाडोर। हाँ, बड़ा मशहूर है वैसे है, पता नहीं, मैंने तो 2-4 मरतबा इससे पहले नाम सुना है, पता नहीं क्या था क्या है, लेकिन जो अब काम हो रहा है ना वो कमाल हो रहा है। वहाँ की हुकूमत ने बिटकॉइन सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। बिटकॉइन सिटी, जी बिल्कुल। अच्छा, उस शहर में बसने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शहर की तवानाई की ज़रूरत जो है वो एक आतिश फशा है वहाँ पर, उससे पूरी होगी। बिटकॉइन के सिक्के की तर्ज पर बिटकॉइन शहर बसाया जाएगा, दायरे की शक्ल में होगा और टैक्स नहीं देंगे वहाँ पर जो भी लोग होंगे, मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी वसूल नहीं किया जाएगा। और बिटकॉइन सिटी में दीगर शहरों की तरह तमाम सहूलियात मौजूद होगी और आतिश फशा जो है वो फराहम करेगा जो भी इनकी जो है वो सारी एनर्जी की नीड है। और $1 अरब मालियत का बिटकॉइन बॉन्ड जो है वो हुकूमत जारी करेगी। निस्फ रकम बिटकॉइन खरीदने और निस्फ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। और एल सल्वाडोर दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहां पर बिटकॉइन को कानूनी करेंसी की हैसियत दी गई है। देखें एल सल्वाडोर कितना आगे सोच रहा है वो। उसने कहा भाई ये पकड़ लो ये वाली चीज़, और हम अभी तक पेपाल और ये और वो यही सारी चीजें जो है वो इनको ही ना ला सके। असद उमर साहब ने कहा था भाई पेपाल पाकिस्तान आएगा, तो वो पता नहीं कब आएगा, तो आना है पेपाल ने पाकिस्तान, अभी वो आएगा जब हम जो है वो बस बेहाल हो जाएंगे तब पेपाल आ जाएगा। वो फिल्मों में होता है ना, आएगा, आने वाला आएगा। तो हम भी इस कौम का भी अब यही मसला है कि बिजली भी आएगी और गैस तो खैर अब आनी जानी हो गई है, लेकिन नहीं आ रही थी। रात में मैंने कोशिश की कुछ पकाने वकाने की, बड़ी हल्की सी चूल्हा जो है बस बिल्कुल बता रहा था। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। वैसे एक तो है हमारे जो गैस रिजर्व्स हैं उनकी डिप्लीशन का मामला, एक वो है। हाँ। दूसरा काम जो हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं और वो जहाँ पर मैं भी रहती हूँ उस इलाके में भी ये चीज़ हो रही है। वैसे तो कानून ये है कि आप किसी किस्म का सक्शन पंप नहीं लगा सकते गैस के लिए,
क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने अपने घर लगा ली तो मैंने वो सारी गैस सक कर ली अपने घर में, तो अवैस का घर जो आसपास मेरे आस पड़ोस के लोग रहने वाले हैं उनके घर में गैस की कमी हो जाएगी। तो एक तो ये इलीगल है, ये बाय लॉ इसके ऊपर जुर्माने और सजाएं हैं बड़ी सख्त होती है। इस्लामाबाद में अगर आपको मैं बताऊं, इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर ये पंप्स लगे हुए हैं, तो अगर आपकी तरफ गैस नहीं आ रही थी और कम थी तो आपके आस पड़ोस में भी इसके तो मोहतरमा क्या मैं निकल जाऊं हर एक का घर छानने के लिए? आप नहीं निकले, जिसका काम है वो करे। तो वो करे वो करे ना, ये है यही कह रही हूँ। कोई तो नहीं करते। अवैस साहब कहे वो आएगा, बस वो आएगा, बस ऐसे ही बस कहानियां सुनते रहेंगे हम कि वो आएगा आने वाला, और बस उसके बाद जो है वो तो ये कुछ मामला होगा। बहरहाल ये बिटकॉइन सिटी में मैं जाने के लिए पर तोलता हूँ, कुछ वहाँ का एल सल्वाडोर का पता करता हूँ। जाहिर है भाई, बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग था वैसे ये। मैं आपको वैसे एक और चीज़ बता दूं। बता दे। मैं अब अपने कान में लगाया करूंगी एक टूटी। वो तो अक्सर लगी भी तो होती है। वो अभी तो प्रोग्राम के लिए लगी हुई है ना, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें बैक एंड पर। लेकिन मैं अब एक कान में टूटी लगा के म्यूजिक सुना करूंगी और दूसरे कान को रखा करूंगी खुला, ताकि आपकी आवाज भी आ सके। अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों? आपको थोड़ा सा ये स्पेस दे दूंगी कि आप मेरे कान में कम्युनिकेट कर सकें। ऐसा इसलिए है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के कंपनियों के जो सरबराह हैं एलन मस्क, उन्होंने अपने मुलाजमीन को काम के दौरान म्यूजिक सुनने का मशवरा दिया है। और बेसिकली तो एक सवाल था जो कि एलन मस्क से किया गया था। उन्होंने अपनी कंपनी के मुलाजमीन को एक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि काम के दौरान म्यूजिक सुनने से कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और ये माहौल को भी लुत्फानंदोज बना देता है। आप अगर एंजॉय करेंगे किसी जगह पर तो आपका काम करने को, वहाँ रहने को दिल चाहेगा। अब उन्होंने अपनी ईमेल में लिखा है कि कंपनी के एक एसोसिएट ने उन्हें नोट भेजा था और नोट में सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर मैं एक कान में ईयरबड लगा लूँ और दूसरा कान में मतलब खुला छोड़ दूँ ताकि लोग जो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी मुझे आवाज़ आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब मुझे कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ, प्रॉब्लम उसने क्या लिखा? एयरबड लगा लो। टूटी नहीं लिखा था उसने वो उनके ज़बान में। हमारा तो टूटी है ना, कान में टूटियां लगाई हुई हैं, ये अम्मियां कहती हैं हमें, तो इसलिए ये हमने बना ली है, वही टूटी लगाई हुई है। तो उसने खैर बेसिकली उनसे यही पूछा था कि क्या कान में टूटी लगा लूं? तो एलन ने आगे से लिखा कि बड़ा मजेदार वैसे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने उसको लिखा कि वो तो खुद इस हक में है कि म्यूजिक सुना जाए और वो म्यूजिक को पसंद करते हैं। एलन ने ये भी लिखा उस ईमेल के जवाब में, नोट के जवाब में, कि अगर कुछ और चीजें भी आपके दिन को बेहतर बना सकती हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स तो वो भी आप मुझे बताएं और उस पर भी हम काम कर सकते हैं। उसको भी देखा जा सकता है कि क्या ये अच्छी चीज़ है, तो वो भी आप इंप्लीमेंट कर ले अपने काम करते। छुट्टी बेहतर बना सकती है मेरे काम के जज्बे को। छुट्टी किसी अच्छे से हॉलीडे डेस्टिनेशन में है ना, वैसे ऐसा ही है ना, बस एलन को मैं बता दूंगी। अच्छा, तो उन्होंने खैर ये बात अपने एलन को आइडिया पता है कहाँ से है? हमारी टीम से। रोज सुबह में आता हूँ ना जब, तो बस गाने लगे हुए होते हैं, अजीब व गरीब, हर आदमी अपनी पसंद के गाने लगा रहा होता है, एक मगलूबा सा बना होता है गानों का, एक डीजे वाला, और मैं देख रहा होता हूँ, सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, सही है, ओके गुड, एंजॉय करते तो करते रहो। तो ये बेसिकली हमारी टीम से आइडिया उठाया है बिल्कुल मस्क ने। बिल्कुल, लेकिन अब खैर ये गाने जो हैं वो वहाँ पर अलाउड हैं कि वो अपने ऑफिस में सुन सके। और एलन ने एक और काम किया कि एलन ने अपना जो फेवरेट म्यूजिक था, जो उनके गाने वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बेसिकली वो लिस्ट भी बना के अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर किया कि दिस इज व्हाट आई लाइक, तो तुम लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हो। और इस ईमेल का जो सब्जेक्ट था, उन्वान था, वो था म्यूजिक इन दी फैक्ट्री। ओके गुड, चलो मैं भी कल 2-4 गाने ना अपनी टीम को लिख के दे दूंगा भाई, ये जो है लगा दिया करो, ताकि जरा मैं जब आऊँ तो जरा कुछ माहौल आपकी वजह से साजगार होता रहे। बिल्कुल, तो उसमें म्यूजिक में डांटो भी ना तो जरा सही लगता है कि यार चलो ठीक है यार, म्यूजिक में डांटा है, ठीक है। तो बहरहाल ये खबरें मेरे ख्याल में हो गई, इख्तिताम पजीर करते हैं और वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए यहीं पर। वेलकम बैक जी। काफिया उस रुमाल को कहते हैं जो कि अरब मर्द जो है वो अपने सर पर बांधते हैं, जबकि घूंघट जो है वो रिवायती पर्दा होता है जो खवातीन जो है, पाकिस्तानी खवातीन शादी के वक्त मुंह पर अपने दुपट्टे से वो छुपा कर रखती है ना घूंघट, फिर वो शीशे में देखना भी होता है ना। हाँ, जब सारे एक्टिविटीज सारी होती है। लेकिन इस वक्त जो मैंने इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया, पाकिस्तानी नजात बरतानवी सहाफ़ी और सफ़रनामा निगार खदीजा रिजवी, उनकी शादी हुई है जी, और जो शादी हुई है वो हुई है इराकी मेहदी गफूरी साहब से। ये घूंघट और कफिया जो है वो एक हो गए हैं, इराकी दुल्हन है मेहदी गफूरी और पाकिस्तानी दुल्हन खदीजा रिजवी। अब इनकी शादी हुई और उसमें पाकिस्तानी और इराकी तहजीब के धारे जो हैं वो आपस में मिल गए। दुल्हन ने ऑब्वियसली इराकी कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन ने पाकिस्तानी दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। ये सारी जो शादी थी, इसकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात करवाते हैं इस जोड़े से। अस्सलाम वालेकुम।
Walaikum assalam. Hello, Pakistan. Many congratulations first of all for getting married and happy birthday खदीजा। नाजरीन, आज खदीजा की बर्थडे है और ये लोग मिलान में अपने हनीमून के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही है खदीजा? Thank you. Thank you very much, guys. You guys are in Milan right now. Yeah. It's Mary John's birthday, so we came Mary John's birthday. अरे वाह वाह, ये इतनी उर्दू सिखा दी है खदीजा आपने इनको? थोड़ा। हाँ, ये काम क्या लफ्ज जो है वो सिखा दिए आपने, ये सही किया आपने, गुड जी। अच्छा, so why Milan? Who chose the place? I think it was a combination of two of us. I've always wanted to come to Italy, and she loves going abroad. So. And इसको पास्ता बहुत पसंद है। अच्छा, ओके। तो आप ये बताएं कि आप दोनों की मुलाकात हुई कैसे, कहाँ पर और कैसे एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होने का ख्याल आया, ये पूरी कहानी तो सुनाएं। So we first came across each other at university, and we both volunteered for a charity stall, and naturally we just took interest. I then spoke to my parents, and it just developed from there. We then approached Khadija's parents, and it just went on. Okay. तो खदीजा, ये कहानी इतनी सिंपल है जितनी हमें मेहदी ने सुनाई है, या इसके अंदर कोई ट्विस्ट थे, कोई टर्न्स थे, कोई मामलात थे? Any villains? नहीं, इतनी सिंपल है। और ये मेरे घर आए थे और ढेर सारी बकलावा लेके आए थे, और उसके बाद बस बकलावा आ रहा था मेरे घर में। अच्छा, तो एक तो होती है हमारी इमीडिएट फैमिलीज, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो एक तो ये बताएं कि शादी किस जगह पर हुई थी और कितने लोग, कौन किस फैमिली से आया था, और उनका क्या टेक था आप लोगों की शादी पे, और क्या लैंग्वेज समझ में आ रही थी? कोई फूफियां नाराज तो नहीं हो गई किसी चीज पे? नहीं, लेकिन जो मेहदी की दादी है वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ खाली बॉडी लैंग्वेज के साथ। लेकिन इट्स नाइस, यू नो, लाइक we don't need to share the same language. It's nice because like we can just smile at each other and this body language, और हमेशा मुझे प्यार कर रही होती है। But हमारी शादी हुई थी peak lockdown में, just a week before we were told, okay, weddings can go ahead, and there was only 100 people. Yeah, about 120 people. Because of the lockdown in the UK, we couldn't do anything too big. So it was nice that we kept it intimate. You know, it was just friends and family members. This is how it should be. ऐसा ही होना चाहिए भाई, यही आसान शादी, कम लोग आए और कोई विलन ना हो, बस जल्दी फौरन आसानी से हो जाए। और हमें इतना मजा आया था इतने थोड़े लोगों के साथ, क्योंकि obviously extended family और जो दूसरे लोग हैं, it didn't really matter what they felt like, because हमारी जो main family है, they were so supportive. Our friends were really happy for us, so that was the main thing, and तो हम काफी lucky हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशंस हैं कुछ, जो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, शादी के ट्रेडिशंस, सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस, कुछ अलग ट्रेडिशंस जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किए हुए हो। तो निकाह के वक्त पे हम दोनों सेपरेट थे, और मेरे सर के ऊपर शुगर केन ग्राइंड कर रहे थे। इसकी ट्विन सिस्टर एक्चुअली मेरे सर के ऊपर शुगर केन ग्राइंड कर रही थी, एंड इट्स सपोज्ड टू रिप्रेजेंट स्वीटनेस इनटू योर लाइफ। एंड देन आल्सो कुरान में और आपके नकल्स के बीच में वो इलायची रखते हैं, and it's for it's representing rest, sustenance in the marriage, and the idea is that you then use these items, you know, the sugar, the cardamom, the lychee, and you then use it later on in your cooking. You can grind it, you can make it into harmal, which is like incense, and it's supposed to kind of bless your marriage. अच्छा, और ये जो कपड़ों का था, जो आउटफिट्स थे आप लोगों के, आपने पाकिस्तानी पहना, उन्होंने अपना इराकी पहना, तो ये डिसीजन कैसे हुआ था, या ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि भाई ऐसा ही होगा? या आप लोग अपना के बजाय दूसरे का भी पहन सकते थे कि ये जो है पाकिस्तानी दूल्हे का लिबास पहनते और आप इराकी दुल्हन बनती, ऐसा भी हो सकता था? ओरिजिनली हमने यही सोचा था कि एक दिन हमारे निकाह पे हम दोनों पाकिस्तानी पहने और एक दिन हम दोनों इराकी पहने, क्योंकि इराकी कल्चर में वो वाइट ड्रेस पहनते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि अगर मैंने दुल्हन बनना है, it has to be red। काफी जो यूनिक बात थी कि काफी इराकी अपने लिबास नहीं पहनते, they usually wear suits, and even in Iraq. Yeah, I think over time the culture, the wedding culture in Iraq and in the Arab world has kind of shifted more towards the West. So you see a lot of the men wearing suits and the ladies as well more wearing Western dresses. So I wanted to
retain the Arab culture that I have as a culture that I'm proud of. So, you know, hopefully having it side by side with the Pakistani culture, which is also a very quite strong culture. We thought if I wear my इसी तरह मोहब्बत आगे बढ़ती है ना अपने एक दूसरे के कल्चर को embrace करना. Did you expect it to go viral like this viral that you'll be interviewed by news channels, you'll be on TV, you'll be a celebrity, you'll be published in fashion magazines? Did you expect this? No, not at all. I mean, Khadija is very fond of like photography, and she's really into that side of things. But we didn't think it was going to blow up to this level. मतलब जब मैंने पोस्ट किया था मैं तो खाली एक नॉर्मल सा पोस्ट करी थी हमारे निकाह के बारे में. But then I think जो काफी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो इतना डिफरेंस नजर आया था. मैंने जो प्रॉपर पाकिस्तानी पहना हुआ था, इसने अपना प्रॉपर अरबी पहना हुआ था, और आजकल आपको इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं नजर आता. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये कि हमारी दुआ है कि आप लोग जो है वो इसी तरीके से खुश रहें, अपनी ज़िंदगी आगे एंजॉय करते रहें, और जो आपके टारगेट्स हैं वो आप अचीव करें. और एक और सवाल सारे लोगों के लिए जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कंट्री से करते हैं, इज इट इजी फॉर देम टू गेट मैरिड अगर आपका कल्चर इनके लिए तो बड़ा इजी था या मुश्किल हो सकती है? हम काफी लकी थे एक्चुअली कि हमारे लिए काफी स्मूथ सेलिंग थी, लेकिन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि इंटरकल्चरल मैरिजेस सबके लिए नहीं होते. आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करें एंड ऑल्सो प्यार करें. मतलब Mehdi encourages me to, you know, get more into my culture, and I do the same for him, and I think that's a very, very important thing. And that's the only way it will work. बिल्कुल ठीक है जी. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड अल्लाह करे सबके लिए आसानी हो, आपके लिए भी जिस तरह आसानी हुई अल्लाह करे सबके लिए ऐसे ही आसानी हो. बिल्कुल जी. एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम. नाजरीन, लीक्स का दौर चल रहा है. ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, लीक्स ही लीक्स सामने आ रही हैं. कुछ ऑडियो लीक्स हैं जिन्होंने सियासी और अदलिया के महाज पर तहलका मचा रखा है. साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब एक और मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें मुबैना तौर पर उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम नवाज को सजा देनी होगी. साबिक चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी है और ट्विटर पर फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक पुरानी वीडियो पोस्ट की जिसमें वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और वीडियो के आखिर में जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो भी शामिल की गई है जिस पर फवाद चौधरी ने लिखा है कि जी लगता है कि जजों के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई है. अब इस ऑडियो लीक्स का क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से है तो इसीलिए बात करने के लिए हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब को दावत दी है. फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई ये क्या साबित करती है सर? देखें, ये खाली एक साकिब निसार साहब की वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है. इसके अंदर अगर आप पहले अरशद मलिक साहब का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे उनका एक एफिडेविट सामने आया, और उससे पहले अगर आप देखें जो मियां नवाज शरीफ साहब जब 165 दिन रेगुलर कोर्ट्स में जिनको खड़ा किया गया और वहां पर वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप से जो रिलीज होते रहे, वहां पे जो कुछ लोग, मतलब एक बकायदा हिस्ट्री है इस केस की. और ये अब इस बात को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये एक साजिश थी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गलत तरीकों से और हथकंडे इस्तेमाल करके नाअहल करने की, और उसका नुकसान आज पूरा पाकिस्तान उठा रहा है. और मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है, जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो जाली है, साकिब निसार साहब कहते हैं कि ये मेरी आवाज ही नहीं है, और एक जो मीडिया चैनल है उसने जो क्लिप्स जो दिखाया कि जी तकरीर कर रहे हैं, और उसमें तो वो तो कह रहे हैं कि पहला तो कंट्रोवर्सी यहीं पर आ गई कि वो इनकार करते हैं कि मेरी आवाज नहीं, पर ये कहते हैं कि इन्हीं की आवाज है. दूसरा, अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, उनका बहुत क्लियर है. ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी ये दौड़ दौड़ के सुओ मोटो लिया करते थे. सुओ मोटो ले लें आज भी, और सुओ मोटो लेके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें. अहमद नूरानी साहब जिन्होंने रिलीज की, उनके खिलाफ ये अमेरिकन फर्म जिसने इसको वेरीफाई किया है, ऑथेंटिकेट किया है, उसके खिलाफ उस कोर्ट में चले जाएं, वहां पे जाके टेक्निकली अगर देखा जाए
टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप जो अभी कह रहे हैं, मैं अगर उसकी ऑडियो लूँ और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के कोई अलग जुमला बना दूं और तो मैं उसको फॉरेंसिक ऑडिट करा लूँ तो वो तो सही ऑडियो ही आएगा ना, वो तो कहेंगे बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो है, लेकिन बात के सयाको सबाक अलग हो जाएंगे। देखें, मैं तो इस चीज को फेस कर चुका हुआ हूँ। 2014 के अंदर मेरी एक ऑडियो वीडियो बनाई गई जो बाद में, जिसमें नैब में मेरे खिलाफ केस भी चला और वो सारी की सारी झूठ साबित हुई। बात ये है कि उसके अंदर हमने उसका फोरेंसिक करवाया था, उसका अदालतों ने कराया था, आपने मेरी तफ्तीश की थी, नैब ने खुद किया था। मतलब मैंने इससे मतलब है कि जब मैं नैब ने मेरे खिलाफ जब रेफरेंस बनाया और उसकी जब तफ्तीश हुई तो उसके अंदर वो सारा झूठ साबित हुआ। तो ये भी जब आपकी वीडियो झूठ साबित हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि फोरेंसिक था ना, फोरेंसिक ये भी करा लें। जो फोरेंसिक होकर आया उसको चैलेंज करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से तो फर्क नहीं पड़ा था, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि झूठ है वो। तो जब फोरेंसिक हुआ तो अब इसके अंदर अहमद नूरानी साहब की एक सामने चीज आई हुई है, एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी जो है ऑथेंटिकेटेड जो है ये रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट को चैलेंज करें और कहें कि ये सारा कुछ है, और उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें उसके अंदर है कि कहीं पे इसके अंदर कुछ ना पेश किया गया है ना कुछ ऊपर से डाला गया है। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल है। तो ये अब इसका एक ही तरीकाकार है कि जो साकिब निसार साहब हैं इसको चैलेंज करें। उधर ही यूएस की जो कंपनी है, बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो फौरी तौर पर, आपको पता है कि यहाँ सालों जो लटकते हैं केसेस, वहां पे सालों नहीं लटकते, वहां पे फौरी फैसला आता है। तो राना साहब, अब ये सवाल असल में ये भी पैदा होता है कि अचानक ये वीडियो ऑडियो लीक्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया? आपको क्या लगता है, आप लोग ये लीक्स का मतलब निकाल रहे हैं या कहाँ से आ रही हैं ये? देखें, बात ये है कि एक साहब मौजूद है, आप राना शमीम साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है, वहां पे सारा कुछ क्लियर होके सामने आ जाएगा। अरशद मलिक साहब ने जो कहा था वो प्रूव हो गया था, अदलिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया था, उनको जजी से हटा दिया गया था। तो एक चीज प्रूव हो गई। बाहर की दुनिया में अगर कोई चीज प्रूव हो जाए तो वो केस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो क्लियर होकर क्लैरिटी के साथ आ गई थी। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान है जिसके अंदर सारी चीजें निकल कर सामने भी आ रही हैं, और जो लोग लेकर आ रहे हैं वो हम नहीं लेकर आ रहे, कौन लेकर आ रहे हैं उनके खिलाफ। देखें, अहमद नूरानी साहब बैठे हुए हैं, एक जर्नलिस्ट है। अहमद नूरानी साहब को कहीं आसमान से थोड़ी गिरी है, किसी बंदे ने दी है ना सर। तो अहमद नूरानी साहब को बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो एहतसाब अदालतें हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वीडियो लिंक पे कहते थे कि जी आके कतर से भी लंदन से भी लोग आके बयान दें, वीडियो लिंक के ऊपर अमेरिकन कंपनी को बुलाएं, अहमद नूरानी साहब को बुलाएं, उन सबसे बयान लें और दूध का दूध पानी का पानी कर, बिल्कुल सामने आ जाएगी बात। अच्छा, ये जो मरियम साहिबा की क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मरियम साहिबा की भी एक ऑडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो कह रही है फलाने चैनल को इश्तिहार ना दो। देखें, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो दौर आ चुका हुआ है, एक जाती बात करना और एक ऐसी बात करना जिससे पूरे मुल्क का मुस्तकबिल दांव पे लग जाए। मरियम साहिबा, हम रोज कोई बातें करते हैं, हम कुछ चैनल्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, हम बिल्कुल हमारी दिलआजारी हुई है। जो झूठ जब बार बार बोला जाएगा तो उसके ऊपर बात करने का हम भी हक रखते हैं, नंबर 1। लेकिन उससे क्या पाकिस्तान के अदारों को नुकसान होता है या पाकिस्तान, मतलब वो ऑडियो सही है? आप ये कह रहे हैं कि वो ऑडियो सही है? मतलब मैं ऑडियो की वेरिसिटी में जा ही नहीं रहा हूं। मैं कहता हूं कि सच है या झूठ है, लेकिन मतलब मैं ये समझता हूं कि आज वक्त आ गया कि मीडिया को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और माजी के अंदर जो कुछ चलाता रहा और जो विदाउट वेरिफिकेशन चलाता रहा, जिसका खमियाजा आज पूरी का पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, तो उसके ऊपर भी आपको बैठ के सोचना होगा। और जो फ्रैंकली आज मीडिया पर कर्ब्स लगाए गए हैं, ये इंतहाई गलत हैं। हम इसकी मीडिया पर तो कर्ब्स का एक अलग मामला है, बिल्कुल हमेशा से होते रहे हैं सर, वो तो पहली दफा कोई नहीं है। लेकिन जो राना शमीम साहब के आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, उस एफिडेविट को आप अभी भी गेम में समझते हैं आफ्टर द पोस्टमार्टम ऑफ दैट एफिडेविट बाय इमरान खान टीम? देखें, एक झूठ है, झूठ को जितना मर्जी आप बोलते जाएं। ये वही टीम है ना जिसने लंदन में जुर्माने भी भरे मियां नवाज शरीफ साहब पर झूठे इल्जाम लगा के। ये वही टीम है ना जिन्होंने मियां शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए, संडे मेल वाला वो जो केस है उसके अंदर अब वो कह रहे हैं खत्म कर दें। तो यहाँ पर इनकी बात और होती है और बाहर की अदालतों में और होती है। ना बाहर की अदालतें खरीदी जा सकती हैं, ना बाहर की अदालतों पर दबाव डाला जा सकता है।
तो मैं तो ये समझता हूं कि अब पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। आज पाकिस्तान पर जो महंगाई का जो अजाब नाजिल इन्होंने कर दिया हुआ है, अब कम से कम सच बोलना शुरू कर दें। सच बोलेंगे तो शायद पाकिस्तान से नहुसत के बादल छट जाएं और पाकिस्तान को कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं उस कौम जो है कौम तो उस एफिडेविट को नहीं ना मान रही, मतलब वो इसलिए नहीं मान रही कि उनके जो बेटे आए टीवी पे वो किस हालत में आए, फिर वो कहते हैं मुझे तो घर में मेरी बीवी नहीं सुनती, तो उस आदमी को हमने बिठा दिया कि पूरी कौम उसे सुने। फिर वो जज साहब, फिर तो ये कौम तो बाय नहीं कर रही वो स्टोरी। मैं देखें, कौम का बाय करना ना करना, अदालत में केस चला गया हुआ है, अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी। उनके बेटे किस हालत में है, जज साहब क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्चुअल बात ये नहीं है कि वो क्या है, एक्चुअल बात ये है कि वो जो कह रहे हैं क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अदालत के अंदर है, सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, और अदालत पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मरियम साहिबा की जो ऑडियो है, तो ये सही है या नहीं है, ये जरा तय हुआ है कुछ, इसके बारे में कोई बात हुई है? देखें, पहली बात है कि इसके बारे में मरियम साहिबा खुद बताएंगी कि सच है या झूठ है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसके अंदर आजकल तो बहुत आसान है कि आप इनका ऑडिट कराएं, हर चीज का ऑडिट कराएं, आप ही लीड लें, आप ऑडिट करा के पता कर लें कि वो सच कह रही है, एक्चुअली उनकी वीडियो है या नहीं है। और इसी तरह मैं फिर कहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये वही अदालतें हैं जो बात बात पे सुओ मोटो लेती थी। आज IMF के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा? आज करप्शन जो हो रही है उस पर क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा? आज ये जो ऑडियोज आ रही हैं, इन पे भी सुओ मोटो ले ले। लार्जर करप्शन पे तो सुओ मोटो वजीर आजम ने खुद ही ले लिया, अदालत क्या ले? वो तो उन्होंने जुल्फी बुखारी को उठा के बाहर कर दिया उन्होंने अपनी कैबिनेट से, तो और क्या इसमें से बड़ा सुओ मोटो हो सकता है? अगर जुल्फी बुखारी, जिसको इस टीम का डेप्यूटी PM कहते हैं सर, अगर उसको वजीर आजम ने उठा के कैबिनेट से बाहर निकाल दिया करप्शन के इल्जाम पे, तो और इससे बड़ा सुओ मोटो क्या ले? नवाज शरीफ साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वैसे मेरी ना अर्ज सुनिएगा, नवाज शरीफ साहब देखें, यहाँ पे तो इल्जामात साबित हुए हैं। यहाँ पे जो रिंग रोड का जो हुआ था, अगर ये यकीन माने नवाज शरीफ साहब का दौर होता और इस तरह का स्कैंडल कोई सामने आता, तो जुल्फी बुखारी जैसे लोग आज सुलाखों के पीछे होते। ये तो दौड़ा दिया। मतलब जब यहाँ पर काम शुरू हुआ, जब लोग पकड़े जाने शुरू हुए, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह जुल्फी बुखारी को ECL से निकलवाया था घंटों, जहांगीर तरीन एक और बड़ी मिसाल है, उनका केस उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो सुओ मोटोस तो हो रहे हैं सर करप्शन पे। इंतजार बस करना है हमें कि फैसला क्या आता है। रिंग रोड का केस का भी फैसला अभी आना है। नहीं, मेरी एक बात सुनिएगा। अब आप देखें, आटा का जो कमीशन बना था उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं, चीनी का जो कमीशन बना था उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है ना तो वो कार्रवाई हुई। और सबसे अहम बात क्या है, ये कमीशन किस लिए बनते हैं? ताकि वो जो एक अनड्यू बेनिफिट लिया जा रहा है, 55 रुपए की जो चीनी थी अगर आज 120 की जा रही है, तो क्या चीनी 55 रुपए पे वापस आ गई है? ये तो अपनों को नवाज रहे हैं। ये तो मतलब एक जो है शैम है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि जब आप इस तरह करते हैं तो वो लोग तो उसी तरह कमा रहे हैं और अवाम उसी तरह पिस रही है। होना तो ये चाहिए था कि इन सारी बातों के बाद चीनी चलो 55 नहीं तो 75 की तो बिकती। तो कमीशन का कोई इफेक्ट होना चाहिए, वरना फिर अगर इफेक्ट ना हो तो फिर ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राना मशहूद साहब, वक्त दिया आपने और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, स्मॉग के काले बादल छाए हुए हैं और पंजाब में स्मॉग का ये आलम है, ख़ास तौर पर लाहौर में स्मॉग का ये आलम है कि लोग खांस के बेचारे परेशानी में मुब्तला हैं कि अब ये स्मॉग का क्या बनेगा। निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद रहेंगे, सरकारी भी निजी भी स्कूल 3 रोज़ हफ्ते में बंद रहेंगे, दफ्तर भी बंद रहेंगे 3 रोज़। हाँ, और मास्क जो है वो लोगों को लगाने का कहा जा रहा है। कोविड में तो इसको हमने मास्क लगाए नहीं है, तो हो सकता है स्मॉग के लिए लगा लें। लेकिन ये है कि स्मॉग की सिचुएशन के हवाले से हम जानते हैं कि लाहौर में अब क्या हो रहा है और इसके तदारुक के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से। तलहा सईद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तलहा, क्या बता सकते हैं लाहौर की स्मॉग के हवाले से आप?
जी बिल्कुल, शहर लाहौर एक बार फिर से फिजाई आलूदगी की लपेट में है और मुसलसल जहरीली धुंध की चादर ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर शहर लाहौर के AQI की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त मजमूई AQI जो है वो 300 से ज़्यादा यानी कि 309 रिकॉर्ड किया गया है। और शहर के जो दूसरे आलूदा तरीन इलाके हैं उनके अंदर कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सर फहरिस्त है, जहाँ पर 463 तक AQI जो है वो आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर बात की जाए मॉल टाउन पार्क की तो मॉल टाउन भी का जो इलाका है वहाँ पर भी 350 से ज़्यादा AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग का इलाका जो है वो तीसरे नंबर पर रहा और इसके साथ ही साथ हरबंसपुरा के इलाके में भी 320 तक AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया। शहर के दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों के अंदर भी जो AQI है वो 280 से जो है वो ऊपर ही जो है वो देखने के अंदर आया है कि मुसलसल रह रहा है। और महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक ये जो मौसम है ये हफ्ता से 10 रोज़ तक इसी तरह से रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से AQI जो है वो भी इसी कदर ज़्यादा ही रहेगा। और शहर में बारिश का इम्कान ना होने की वजह से ये फ़िज़ाई आलूदगी की जो एक लहर है ये इसी तरह से शहर के ऊपर जो है वो बरकरार रहेगी। जहरीली धुंध की चादर जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिए रखेगी। और तिबी माहिरीन ऐसे के अंदर शहरियों को मशवरा देते हैं कि गैर ज़रूरी तौर के ऊपर घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गैर ज़रूरी एक्सपोजर जो है वो आपका कम से कम हो। और अगर बाहर किसी सूरत में निकलना भी पड़ता है, किसी इमरजेंसी में निकलना भी पड़ता है तो अपने चेहरे को ढांप कर रखें और वापस आकर अपने चेहरे के ऊपर पानी के छींटों का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आंखों की जलन से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन जो तशवीशनाक सूरत हाल का इजहार करते हैं वो उनका कहना यह है कि बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्मोक की वजह से आर्जी तौर के ऊपर इंसान को परेशान करती हैं, तंग करती हैं, जैसे कि आंखों की जलन है या सीने की घुटन है, ये आर्जी तौर के ऊपर रहने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जैसे कि दमा के मरीज़ हैं या फेफड़े की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार जो अफराद हैं उनके लिए ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। और तिबी माहिरीन के मुताबिक इन दिनों के अंदर खास तौर पर मोर्टेलिटी रेट जो है दमे के मरीज़ों का उसके भी बढ़ जाने का खदशा होता है। और तिबी माहिरीन ऐसे में जो खास तौर पर दमे के मरीज़ हैं, ये जो फेफड़ों के मरीज़ हैं, उनको खास तौर पर ताकीद कर रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर के ऊपर घरों से बिल्कुल भी बाहर ना रखें ताकि खुद को महफूज रख सकें और इस फिजाई आलूदगी से अपने फेफड़ों को बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया तला सईद, आपने वक्त दिया और हमें स्मोक की सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमत कुछ करे ना करे, हमें खुद अपने लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है। और इस तरह की जो चीज़ें जब सामने आती हैं, स्मोक ज़ाहिर है ये एक मैन मेड क्रिएटेड फिनोमेना है, हमारी अपनी गलतियाँ हैं। साबित यही होता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान खुद ही है। बिल्कुल। पेशावर की तरफ चलते हैं। पेशावर में अबाबिल फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये अबाबिल फोर्स के बाद अबाबिल फोर्स, बिल्कुल। तो अभी अबाबिल फोर्स क्या करेगी, काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, बताइए जी अबाबिल फोर्स के बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस में एक नया फ़ोर्स आने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में क्राइम रेशियो को कम करने के लिए और स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें कमी लाने के लिए एक नई फ़ोर्स बनाने का इरादा किया है। इस फ़ोर्स में 1600 पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटियाँ देंगे, जो 2 शिफ्ट्स में होंगे और हर एक शिफ्ट में 800 पुलिस एहलकार जो अबाबिल फ़ोर्स का हिस्सा है वो यहाँ पर ड्यूटी देंगे। इनके लिए जो है 400 बाइक्स जो है हैवी बाइक्स उसकी अरेंजमेंट का इंतज़ाम भी होने लगा है, जबकि इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इसके साथ कम्युनिकेशन के जो गैजेट्स हैं उसका इंतज़ाम भी करने लगे हैं। पुलिस फोर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2-3 महीनों में पेशावर में क्राइम रेशो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। और पुलिस के मुताबिक ये हैवी बाइक्स जो है ये शहर के तंग गलियों में मुख्तलिफ इलाकों में ये फ़ोर्स के एहलकार जो है वो जाने के काबिल होंगे और इससे जो है पेशावर में क्राइम की जो रेशो है उसमें काफ़ी कमी आएगी। इस फोर्स में कैपिटल सिटी पेट्रोल फोर्स के जो जवान हैं वो भी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे और ये जो है एक SP इनके लिए मुकर्रर किया जाएगा, जिसके कंट्रोल के अंदर जो है ये पूरे शहर में ड्यूटियाँ देंगे। और इस फोर्स के जो जवान होंगे उसमें ज़्यादातर यंग पुलिस एहलकार जो है, जो ट्रेंड है, जो कम्युनिकेशन को जानते हैं और कम्युनिकेशन के इस्तेमाल को अच्छे अंदाज में जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो वाकिफ़ होंगे वो फोर्स का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ पुलिस जो कंट्रोल रूम है वहाँ से इनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे वो पेशावर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसके साथ साथ जिस तरह पुलिस राइडर्स ड्यूटियाँ देंगी उसी तरह ये फ़ोर्स जो है, इस फोर्स के एहलकार जो
है वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे और पेशावर में जो क्राइम रेशियो है उसमें कमी लाने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से और IGKP की जानिब से। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे काशिफ अजीज़। नाजरीन हमें बता रहे थे अबाबील फोर्स के हवाले से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए जाने वाले कवानीन की लंबी फहरिस्त में एक अहम बिल जिनसी ज़्यादती के जराइम की बेखनी के लिए मंजूर होने वाला वो बिल भी था जिसके तहत रेप केसेस के आदी मुजरिमान के लिए कीमियाई तरीके से कैस्ट्रेशन यानी नामर्द बनाने का अमल की सज़ा तजवीज़ की गई थी। वो मंजूरी तो मुतवक्को थी लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इससे मुताल्लिक बिल कानून साजी में शामिल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस सज़ा को गैर इस्लामी करार दिया। हुकूमत ने मुजरिमों के लिए सज़ा का इतलाक़ एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए गुज़िश्ता साल दिसंबर से किया था लेकिन इस पर एतराज़ात सामने आते रहे। कैस्ट्रेशन की सज़ा की तजवीज़ कहाँ से आई थी और इस सज़ा का जो तरमीम शुदा कानून है वो क्या था, कैस्ट्रेशन की सज़ा गैर इस्लामी कैसे है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी थोड़ा सा अगर हमें बैकग्राउंड बता दें कि ये जो सज़ा की तजवीज़ थी ये जब आई थी तो उसके हवाले से क्या इसके हवाले से जो है वो एतराज़ात थे और फिर बाद में तो ये इम्प्लीमेंट होनी थी, इम्प्लीमेंट होने से पहले इसको क्यों हटा दिया गया इस बिल में से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास ये मामला था और हमने पिछले इजलास में यही कहा कि नामर्द बनाने की सज़ा जो है इसका इस्लामी सज़ाओं की फ़हरिस्त में ये मौजूद नहीं है। तो हमने ये कहा कि ताज़ीरी सज़ाएं मुमकिन है, जुर्म की नौइयत के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है। खुसूसी अदालतों के क़याम की हमने तजवीज़ देती थी जो कि इस कानून का हिस्सा है और मुझे खुशी है कि फिर वजारत कानून ने हमारे साथ राब्ता किया और हमने अपनी सिफारिशात उनको भिजवा दी। तो नया ड्राफ्ट जब कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के पास आया तो उसमें ये शिक जो थी ये निकाल दी गई। सही है। और हमने यही कहा था कि एक तो ये इस्लामी सजाओं की फहरिस्त में नहीं है, दूसरी बात यह है कि ये बैक वक्त दो लोगों को सजा है। एक तो आप जो जुर्म का सरजद करने वाला है उसको सजा दे रहे हैं, अगर वो शादीशुदा है तो ये उसकी वाइफ को भी, उसकी बेगम को भी सजा है। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये इंसानी हक के खिलाफ है क्योंकि इसके बाद फिर वो शादी से महरूम हो जाए। अच्छा, अब किबला साहब मिसाल के तौर पे एक तो पाकिस्तान में मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी सज़ा हम दे रहे हैं जो कि जो दीन में है, जो दी जानी चाहिए और वो हम दे रहे हो। हम तो सज़ा देते ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि इससे दो लोगों को सज़ा मिलेगी, एक वो बंदा जिसने कि ये जुर्म सरजद किया है और एक उसकी बेगम। तो वो जो बेगम है वो क्या उसके साथ जेल में भी रहती है? अगर उसको जेल में बंद कर दें एक आदमी को, उसकी अपने बच्चों से, बीवी से मुलाकात ना हो, तो भी तो उसकी फैमिली के लिए सज़ा है, तो फिर तो उसको घर पे छोड़ दें, फिर उसको जेल में भी डालने की क्या ज़रूरत? उसके बारे में भी हमारी सिफारिशात मौजूद हैं, उसका भी हमने इदराक किया है मुआशरती तौर पे भी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी। और अब तो बाज़ जेलों में बाकायदा इंतज़ाम है कि बीवी की मुलाकात होती है, कुछ वक्त भी बीवी गुजारती है। तो ये मसला भी अलग से हमने उठाया है, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि एक जिस्मानी तौर पे आप उसको महरूम कर देते हैं उस सलाहियत से, तो ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। इस वजह से हमने यही सिफारिश दी कि इसके बजाय बेहतर यह है सज़ा तो यकीनन हो, इसलिए हमने खुसूसी अदालतों का जिक्र किया था जो कि मान लिया गया, लेकिन ताज़ीरी सज़ाएं जुर्म की नौइयत के मुताबिक हो सकती। वो हमने जो ज़ैनब कसूर की जो ज़ैनब थी बच्ची, उसके बारे में हमने मुकम्मल एक रिपोर्ट दी और ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में मौजूद है। तो सर ये जो सज़ा का जो तयन था, ज़ाहिर है जब ये आइडिया आया था कि जी कैस्ट्रेशन की सज़ा होगी तो उसी वक्त से इसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने काम शुरू कर दिया था, या फिर ये कि जब हुकूमत भिजवाती है आपको कोई कानून या कोई बिल तो उसके ऊपर आप लोग उसके ऊपर काम शुरू करते हैं? और क्योंकि ये जो मामला आज़म ने तो ये वाली जो सज़ा थी ये अपने एक इंटरव्यू में 2 साल पहले जब बहुत ज़्यादा ये जिनसी ज़्यादती के बच्चों के साथ वाक़यात आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक अनाउंस कर दिया था कि हम GSP+ की वजह से पब्लिक हैंगिंग की तरफ शायद ना जा सकें तो केमिकल कैस्ट्रेशन करके नाकारा बना दें। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज थे।
जी बिल्कुल, उसी वक्त हमने ये कहा था कि मुख्तलिफ सख्त सजाएं हो सकती है, यानी ताज़ीर में बहुत बड़ी गुंजाइश है जुर्म की नौइयत के मुताबिक। अब मसलन ज़ैनब कत्ल केस जो था और उसके साथ जिस तरीके से जिनसी तशद्दुद किया था, उसमें तो हमारी भी तजवीज़ ये थी कि ये बंदा जो है ये इसका मुस्तहक है कि इसको फांसी दी जाए। और हमने ये भी कहा था कि अगर बरसरेआम फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है या कोई बैनुल अक़वामी दबाव है तो वो जेल के अंदर भी फांसी दी जा सकती है और मीडिया के जरिए उसको मुश्तहर किया जा सकता है। सही। अच्छा, अब इस केस में या कोई भी जिनसी ज्यादती का केस होता है जिसमें अगर मिसाल के तौर पर उस बच्चे को कत्ल ना किया जाए, अगर ना किया जाए तो इस्लाम में क्या सज़ा है जो कि आप लोग भी हुकूमत को रेकमेंड कर रहे हैं, और अगर कत्ल कर दिया जाए तो फिर तो जाहिर है वो फिर तो सज़ाए मौत वाला मामला है ही। ताज़ीरी सज़ा है और ये फिर अदालत का इख्तियार है कि वो जुर्म की नौइयत के मुताबिक सज़ा दे। हाँ, मतलब जिनसी ज्यादती की गई किसी बच्चे के साथ तो उसमें इस्लामी तौर पर कोई है सज़ा जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकें? यकीनन जो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं उनके मुताबिक सज़ा है, जेल भी है, जेल के अलावा जुर्माना भी है। और अगर जिनसी तशद्दुद जो है, जाहिर है कि वो जो हदूद आर्डिनेंस हैं वो तो घरेलू तशद्दुद बिल में एक लिहाज से उनको इनइफेक्टिव बनाया गया है, लेकिन ताज़ीर सख्त से सख्त ताज़ीर भी हो सकती है। हनफी फिक्र में तो ये फांसी भी हो सकती है। अच्छा, फांसी भी हो सकती है, सिर्फ जिनसी ज्यादती की सजा जो है वो ठीक है। ओके। किबला साहब, लोगों ने इस बात पे बड़ा एतराज़ किया क्योंकि जाहिर है जिन बच्चों के साथ ये ज्यादती होती है उनके वालिदैन या उन्हीं बच्चों पर गुजरती है तो वो बेहतर जानते हैं, मैं और आप तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो लोगों ने जब ये वज़ीर आज़म की बात हुई तो उस वक्त तो बड़ा इसको सराहा गया, फिर खैर जाहिर है हम कम इल्म भी हैं, जाहिर है हमें नहीं पता कि दीनी तौर तरीके क्या हैं और वो आप जैसे जो काबिल लोग हैं वही हमें बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब अभी बिल आना था असेंबली में तो उन्होंने अचानक ये बात आ गई मीडिया पे कि भाई वो क्लॉज जो है वो निकाल दिया गया है कैस्ट्रेशन का। तो इसमें मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या वक्त के हिसाब से इमरजेंसी को देखते हुए क्या सजाएं हम नहीं उनका तयन कर सकते? मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि हज़रत उमर के दौर में जब कहर आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब कहर आया तो उन्होंने चोरी की सज़ा नहीं दी। उन्होंने कहा एक बंदे को खाना नहीं मिल रहा, उसने कहीं से चुरा के खा लिया तो मैं उसको कैसे सज़ा दे दूँ। अब ये वो इमरजेंसी का दौर था कि जब उन्होंने वो सज़ा कैंसिल कर दी। तो अभी भी जब हम ये देखते हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इस तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो क्या हम इसको नेशनल या इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करके कुछ अरसे के लिए इस किस्म की सख्त सज़ाएं नहीं दे सकते कि लोगों में खौफ बैठ जाए? बिल्कुल, हमने तो यही तजवीज़ किया है कि सख्त से सख्त सजाएं हों और हमने ये तजवीज़ किया है कि खुसूसी अदालतें हों, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि कानून या सज़ा नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कानून पर अमल दरामद में बहुत लंबा अरसा लगता है, तो इस वजह से जुर्म की शिद्दत और नौइयत जो है वो बदल जाती है। तो ये खुसूसी अदालतों का हमने तजवीज़ दी। इसके अलावा एक सिफारिशात की एक लिस्ट है जिसमें सख्त से सख्त सजाएं और उसकी तशहीर, कुछ हिदायत हमने दी है तालीमी इदारों के लिए, पुलिस के लिए, वालिदैन के लिए। एक बहुत जामे रिपोर्ट है। ये हम इत्तिफाक करते हैं कि ये सूरत हाल अब बहुत गंभीर बनती जा रही है और इसको हंगामी हवाले से लिया जाना चाहिए। तो फिर इसमें कैस्ट्रेशन क्यों नहीं आ सकती थी? यही मैं पूछ रही हूँ कि फिर हंगामी तौर पर 3 सालों के लिए कानून बना दिया जाता कि अगले 3 सालों में जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई और उसकी जान चली गई तो उस शख्स को ये सजा दी जाएगी। ये 3 सालों की इमरजेंसी के लिए ये निफाज। या आप ये कह रहे हैं किबला साहब के कैस्ट्रेशन इस वजह से नहीं आ सकती कि चूंकि फांसी की सजा मौजूद है तो वो सजाएं इंप्लीमेंट कर दें उन 3 सालों के लिए? यही तो हम कहते हैं कि सजाएं सख्त हों। कैस्ट्रेशन के हवाले से तो जो माहिरीन हैं, नफ्सियाती माहिरीन, उन्होंने भी ये कहा है कि कैस्ट्रेशन, जो कैस्ट्रेटेड बंदा है, नामर्द बन गया, उसमें जुर्म की नौइयत बाज़ हालात में बहुत बढ़ जाती है और वो हमला आवर बन सकता है ज्यादा। तो ये भी एक हवाला है जो कि देखना चाहिए। इस वजह से अमूमी तौर पे ये जो सजा है ये दुनिया के बेशतर मुल्कों में ऐसी सजा नहीं है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि मुतबादिल सजाएं मौजूद हैं और इंसदाद मुमकिन है मुतबादिल सख्त से सख्त सजाओं से। तो फिर ऐसी सजा क्यों हो कि जिसको ना इंसानी हुकूक की तंजीमें सपोर्ट करती हैं, ना मजहब उसे सपोर्ट करता है, ना नफ्सियाती हवाले से जो माहिरीन हैं वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किबला अयाज साहब। नाजरीन हमें बता रहे थे और बहुत थोरो एक डिस्कशन हमारी इनके साथ हुई। हमेशा हमें इनसे सीखने को मिलता है और बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के एक हीरो से।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉलर से। अबीहा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम में फ़ुटबॉल खेलती रही हैं और जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक यूथ का इनिशिएटिव है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रही हैं। वकील भी हैं और अब इन्होंने अपनी फ़ुटबॉल अकेडमी भी शुरू कर दी है। मतलब क्या क्या काम कर रही हैं और क्या क्या काम करने का इरादा रखती हैं। अबीहा हैदर से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आपकी जैकेट देख के लग रहा है कि वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। मुझे तो वाकई बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा। और मैं वेट करती हूँ सर्दियाँ आए ताकि मैं जैकेट्स पहनना स्टार्ट कर दूँ। नहीं तो ये सर्दी लगने की वजह से या शौकिया? दोनों। ये आपने दो अलग अलग बातें की। दोनों। जैसे आजकल अपोजिशन इधर उधर कर रही है ना, कभी कहती है ये वीडियो, कभी कहती है वो वीडियो, तो ये आपने वो वाली बात। नहीं, मुझे सर्दियाँ पसंद इसलिए हैं ताकि मैं जैकेट्स पहन सकूँ। जैकेट पहन सकें, ठीक है। अच्छा ये बताएं अभिया कि अब जो एकेडमी का आगाज़ हुआ है उसके बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल। अब मेरी जब से मैं नेशनल टीम में आई थी, मेरी बहुत बड़ी एक ड्रीम थी कि मैं गिव बैक टू दिस सोसाइटी। लाइक मैं उस मौके पर आऊँ, उस जगह पर आऊँ जिधर फाइनली आई स्टार्ट गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी। Sorry? People तो कहते हैं ले लो बस। taking more and more from the society. नहीं, मैं मेरा थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट था। तो अब फाइनली जाहिर है जब पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, जब प्रोफेशनल लाइफ में जॉब वाले स्टेटस पे भी स्टेबल हो गई, तो फाइनली मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम। मैं 3 साल से काम कर रही थी एकेडमी के ऊपर और अब फाइनली मैंने उसको जो है वो किक स्टार्ट कर दिया है। H8 में मेरी एकेडमी बेस्ड है राइट नाउ और एम यही है कि पहले इस्लामाबाद से स्टार्ट करके पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है एंड देन इंशाल्लाह इंटरनेशनली उसको लेके जाना है। तो एकेडमी में है आपके साथ कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्टेंट आपको कौन कौन दे रहा है और आने लग गए हैं स्टूडेंट्स आपके या अभी? बिल्कुल। दिस इज़ अब जो है स्टार्टिंग ऑफ द 3rd वीक है राइट नाउ एंड आई ऑलरेडी हैव अराउंड 12 स्टूडेंट्स विच इज़ अ बिग नंबर कंसिडरिंग फुटबॉल अकेडमीज एंड ऑल दैट ना। अभी इनिशियली है तो मैं खुद अपना पूरा 100% टाइम दे रही हूँ बिकॉज पीपल नो मी एंड जो पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेके वो मेरे फेस पे आ रहे हैं। सो आई हैव टू बी देयर। तो मैं जॉब से अपने स्विच जल्दी करके आई रन टू दी एकेडमी में, उधर 2-3 घंटे लगाती हूँ। आई हैव माई असिस्टेंट कोच ओवर देयर राइट नाउ, वो थोड़ा हैंडल कर रहा है विद मी। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स जब मुझे लगेगा कि थोड़ी बेस सेट हो गई है तब आई वुड हायर न्यू हेड कोचेस, यंग कोचेस और फिर मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज दूंगी टू लीड द एकेडमी। ये बैलेंस कैसे कर रही हैं आप? वो जो नेशनल यूथ काउंसिल के लिए उनके लिए वो काम कर रही हैं, यूथ प्रोग्राम के लिए भी, फिर ये लॉ वाला जो सारा सिलसिला है, कानूनदान भी आप बन गई हैं और फिर फुटबॉल एकेडमी भी। बैलेंस इस तरह होता है कि मैं मंडे टू संडे 7 AM से अराउंड 7, 8, 9 PM 10 PM तक मेरा काम चलता रहता है। अच्छा। मैं घर जाती हूँ। इसमें डिवीजन क्या क्या है ये बताएं जरा। डिवीजन ये है कि मैं अपने ऑफिस जाती हूँ सुबह 8 AM मैं घर से निकलती हूँ, अराउंड 8:30 तक आई हैव माई ऑफिस। अच्छा मजे की बात है दरमियान में मैं पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं LLB पढ़ाती भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अच्छा। तो आज भी मेरी क्लास है अभी 4:30 बजे, तो मैं 4 बजे तक जो फिर तो मैं भी आपकी स्टूडेंट हुई हल्की सी। व्हेनेवर यू वांट। तो हफ्ते फीस में डिस्काउंट दे दीजिएगा थोड़ा सा, जानने वाली है मेरी। बिल्कुल प्रोमो कोड अवैस मंगलवार। तो हफ्ते में 3 दिन जब मेरी क्लासेस होती हैं, मैं 4 बजे ऑफिस से निकलती हूँ, 4:30 स्ट्रेट टू दी कैंपस G7 में द लॉ अकेडमी हमारे कैंपस है, उधर जाती हूँ, पढ़ाती हूँ। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ, मैं वापस ऑफिस आती हूँ, तो यूथ काउंसिल का जो काम है या जो एकेडमी के जो ज़ाहिर है मार्केटिंग देखनी होती है, लोगों से बात करना होता है, मैं वो सब करके फाइनली अराउंड 8:30 जब हिम्मत डेड हो जाती है मैं घर जाती हूँ। बट घर जाकर भी मुझे लेक्चर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है, मीटिंग्स की पूरा वो लेआउट करना पड़ता है कि अगले दिन क्या क्या है। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी फुटबॉल एकेडमी है, तो फ्राइडे को मैं एकेडमी ऑफिस से जल्दी निकलती हूँ अराउंड 3 और मैं डायरेक्ट जाती हूँ फुटबॉल एकेडमी, वहाँ 7 बजे तक होती हूँ। सैटरडे संडे मॉर्निंग्स में दोनों दिन फुटबॉल एकेडमी है, तो वापस मैं 9 बजे उठ जाती हूँ। तो आपकी जो फुटबॉल एकेडमी है वो थ्रू आउट द वीक नहीं है, इट्स अ वीकेंड एकेडमी, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, इंक्लिनेशन कितना आपको नजर आया हमारे यंगस्टर्स का और स्पेशली उनके पेरेंट्स का कि फुटबॉल की तरफ वो अपने बच्चों को राग़िब करें? मज़े की बात यही है, पता है अब मैंने जब स्टार्ट किया था 12 साल पहले, तब मेरे पेरेंट्स में मुझे वो इंक्लिनेशन लगता था कि माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू द ग्राउंड और वो स्कॉचिंग हीट में खड़े रहते थे जब तक मैं ट्रेनिंग करती थी। अब के पेरेंट्स में जो मुझे काफ़ी एक साल एक डेकेड के बाद मुझे नज़र आए कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और ख़ुद बैठते हैं वहाँ पर, ख़ुद एंजॉय करते हैं उनकी ट्रेनिंग, मेरे से आके डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम घर पे जाके इनको कैसे रिफ्रेश कराएं, कोई होमवर्क दो कि हम इनके साथ लॉन में खेलें, यू नो। एंड पेरेंट्स आर इक्वली इंटरेस्टेड।
फोटोग्राफ्स ले रहे हैं फुल टाइम मेरे साथ अपने चाइल्ड की प्रोग्रेस के ऊपर एवरी डे दे आर लाइक कंसर्न अबाउट इट। वो इस तरह फुटबॉल को जस्ट एज अ रैंडम एक्टिविटी नहीं ट्रीट कर रहे कि करियर नहीं है प्रोफेशनल पाकिस्तान में एज सच, तो बस यार जस्ट लेट इट बी। वो दे आर लाइक इक्वली इनटू द गेम विद देयर किड्स, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। कंसर्न वैसे अब आप वैसे नॉर्मली सोचें तो कंसर्न होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में फुटबॉल का जो सूरत हाल है और जिस तरीके से फेडरेशन के मामलात रहे हैं और जो हमारी रैंकिंग है और जो फीफा की हम पर पाबंदियां हैं, उसके बाद भी अगर पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों को तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। दिस इज़ द थिंग जो हमको टारगेट करनी है। अब फ्रॉम माई अकेडमी आई एम एक्चुअली टारगेटिंग दिस थिंग कि जो अब ये जो गैप आ गया है ना दरमियान में फेडरेशन पे सस्पेंशन और उस सब की वजह से, मैंने अपनी एकेडमी से टीम निकालनी है एंड आई डोंट केयर अबाउट द फेडरेशन। मैंने प्राइवेट टूर्नामेंट्स खिलाने हैं बच्चों को इंटरनेशनल, उसके लिए मुझे फेडरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो द रॉ टैलेंट वी हैव उनको एक्सपोजर देना है एंड क्या पता यहीं से एकेडमी से बच्चे निकल के कल को यूके में लीग खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रहे हो, यूएस में लीग खेल रहे हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं है। और उन बच्चों के रोल मॉडल्स कौन से हैं? वो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं या हमारे वालों को भी उन बच्चों ने थोड़ा सा जाना हुआ है? और बिल्कुल हमारे वाले प्लेयर्स उनके रोल मॉडल्स हैं। और मुझे एक चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है दैट मी बीइंग अ फीमेल रोल मॉडल, जो किड्स हैं जो बॉयज़ हैं वो बहुत फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैम कल हमने ये देखा आपको कोच, वी सॉ दैट यू वर गोइंग ओवर देयर, हमें कोच की तरह का करना है, कोच की तरह का स्किल करना है। सो यू नो ये वाली चीज़ें बहुत अब बच्चों में डेवलप हो रही हैं दैट यू गिव देम द राइट रोल मॉडल्स, दे विल फॉलो देम। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो एकेडमी जब शुरू कर रही थी उससे पहले आपका कितना इनपुट गया, कितना टाइम, कितना जाहिर है एफर्ट, पैसा भी लगा होगा आई एम श्योर, तो वो कितना क्या लगा? ये है दैट एकेडमी आपको पता है इतना बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो मैं कोई 3 साल से फर्स्ट ग्राउंड 1 जो पहली चीज़ होती है वो ग्राउंड चाहिए होता है एंड ऐसा ग्राउंड जो कि कोई देकर आपसे ले ना ले, यू नीड टू हैव अ स्टेबल प्लेस। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हाई स्कूल है, आई हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद दी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने मुझे अपना ग्राउंड दे दिया कि दिस इज़ योर्स, डू व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि जाहिर है जब मेरा नाम एसोसिएटेड है तो दे नो इट्स इन सेफ हैंड्स। उसके बाद जाहिर है ग्राउंड को मेंटेन करना, फिर मार्केटिंग, फिर पब्लिसिटी, फिर किड्स हो गए, फिर फुटबॉल का इक्विपमेंट इन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो सारा कुछ तो खर्चा तो होता है, दैट डजंट मैटर। बट मेरे लिए इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस टू द किड्स एंड इफ़ द किड्स आर लर्निंग फ्रॉम देयर एंड इफ़ दे थिंक यार, बिकॉज अब मज़े की बात है बच्चे आते हैं पेरेंट्स को कहते हैं हमें वापस नहीं जाना, एंड लिटरली वन बॉय मूसा ही आस्क्ड हिज मॉम के कैन आई लिव हियर नाउ, लाइक यू नो लिटरली। तो ये वाली इन्वायरमेंट अगर आपने बच्चों को दे दी ना कि वो आ रहे हैं, वो सेफ ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है, दे एंजॉयिंग, दे लविंग एंड दे लर्निंग, सो दैट इज आई गेस कि मेरे पैसे उधर ही पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। फाइनली कितना टैलेंट आपको नज़र आता है हमारे मुल्क के अंदर फुटबॉल का, ख़ास तौर पर आज के बच्चों में? और क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कराची में सबसे ज़्यादा अल्लारी का नाम लिया जाता है कि जी वहाँ जी क्या वहाँ पर तो टैलेंट निकलता है और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स भी निकले, लेकिन उनके हाल फिर मुस्तकबिल क्या होता है वो अलग बात है। तो कितना आपको लगता है कि यहाँ पर टैलेंट है और लोग इस टैलेंट को नर्चर करके आगे इंटरनेशनली अपना नाम बना सकते हैं? इमेंसली टैलेंटेड लड़के लड़कियां दोनों, खाली लड़के नहीं यार, आप लड़कियां देखें 7, 8 साल, 9 साल की लड़कियां मेरी अपनी एकेडमी में आना शुरू हुई हैं, इतना टैलेंट है उनके अंदर कि अगर आप 5-6 साल फोकस्ड उनको ग्रूमिंग दे देना, they would make they are the players, they are the players, but the need is कि right now हमारे कॉर्पोरेट को चाहिए कि वो आए, क्लब्स के साथ ज्वाइन इन करे, कोलैबोरेशंस करे और वो इन बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड करे दैट 10 years डाउन द लाइन अगर पाकिस्तान की हालात इवन दो इन बच्चों की वजह से ठीक होंगे, अगर नहीं होते तो एटलीस्ट इंटरनेशनल जाके तो खेल सकते हैं ना, इंटरनेशनल तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अभिया वग्गी, आपने ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमी। और पाकिस्तान के बच्चों भाई फुटबॉल सिखाने के लिए अभी हाँ रेडी है, आपने सीखना है और नाम बनाना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। देखें $1,00,000 की बात आ रही है ना, लाखों रुपए की बात आ रही है, फौरन एक्साइटमेंट आपकी मुझे नजर आ रही है। रुक जाएं। इमेजिन कप के नाम से जी एक मुकाबला हो रहा है और ये मुकाबला करवा रहा है हायर एजुकेशन कमीशन HEC। ये मुकाबला क्या है और इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें कैसे जमा कराए जा सकते हैं? 15 जनवरी उसकी आखिरी तारीख है, क्या प्रोजेक्ट है और $1,00,000 कौन जीतेगा, क्या तरीक़ाकार है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और
जो इस चैंपियनशिप के विनर हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने पिछली मरतबा ये चैंपियनशिप जीती थी, हंजला मकसूद। अस्सलाम वालेकुम हंजला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इमेजिन कप है ये होता क्या है और किस चीज़ का मुकाबला होता है और कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये एक ग्लोबल टेक्निकल कंपटीशन होता है, जस्ट लाइक यू कैन से स्टार्टअप। जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, इस तरह का एक टेक्निकल ये एक कंपटीशन होता है जो ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबली अराउंड मोर देन 70 to 80 कंट्रीज़ में चल रहा होता है। तो यानी कि सारी दुनिया से लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं? यस ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान जो है ये एक अमंग द टॉप रैंकिंग में आता है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें 600 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, टीम्स ने रजिस्टर किया, और वी वर ऑन द 3rd नंबर इन द वर्ल्ड जिनकी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन थी। एंड ऑफ कोर्स वी वर द नेशनल चैंपियन फॉर द लास्ट टाइम। एंड HEC का इसमें ये रोल है कि HEC इज इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करता है इन कोलैबोरेशन विद HEC इन पाकिस्तान। और ये एक HEC की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ये जो कंपटीशन है इसके अंदर स्टार्टअप्स को इनवाइट करते हैं, वो जो खास स्टार्टअप्स होती हैं वो किसी खास डोमेन की होती हैं या किसी क्राइटेरिया क्या है? ऑफ कोर्स इट शुड बी टेक्निकल, जो आपका नॉट शुड बी लाइक अ स्टार्टअप, वो आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या कोई भी आउटसाइड द क्लास आपने कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है जिसका पोटेंशियल ये हो कि वो स्केलेबल हो, उसकी एक्चुअली वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, कोई ग्लोबली प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व आउट करे। कानून की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोजेक्ट बना सकती हैं आप? जिस लास्ट टाइम सहाफियों के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर कानून तक भी आ जाऊंगी। कवानीन लागू करने वाले और सॉल्व करने वाले बहुत हैं, हम सहाफत तक रहेंगे फिलहाल, वो फिर वो डोमेन अलग है, वो बाद में आएंगे। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस, फैक्ट चेक जरा। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट क्या था जिसको आपने पाकिस्तान में जीता? जी, हमारा प्रोजेक्ट था क्यूरियोसिटी उसका नाम था, और हमने एजुकेशन के रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसमें हमने क्या किया था, जिस तरह यू नो का OA लेवल्स काफ़ी एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है, उसमें जो बुक्स होती हैं फ्रॉम 2000 to 10,000, इवन डबल प्राइसेस की हो रही होती हैं। हमने वो सब बुक्स, हैंडी बुक्स होती हैं, गाइड्स हो गई, बाकी पास पेपर्स हो गए, और इसी तरह के हमने और भी क्वेश्चन जो हैं अपने डाटा बेसिस में सेव आउट किया, और उसको जस्ट आप कीवर्ड के साथ सर्च करेंगे। लाइक आपने जो हज़ारों लाखों आपके बुक्स और एक्सपेंसेस और आपने तैयारी करनी है, उसके ऊपर आपका जो खर्चा आता है, और ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन जब आप एक दिन पहले तैयारी कर रहे होते हैं तो आप ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हाँ जी मैथ की बुक कहाँ गई, वो गई, गाइड पकड़ो, पास पेपर, ये दोस्त ले गया था, दोस्त ले गया था, ये चीज़। तो वो ये कि आप जस्ट कीवर्ड सर्च करेंगे और आपको उसी टाइम पे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ओके, तो वो सारा जो प्रोजेक्ट था, और जस्ट ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 to 1000 रुपीज़। सही। दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग। और एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट था, क्योंकि OA लेवल्स नॉट ओनली पाकिस्तान, ये ग्लोबली ये है कि इस एजुकेशन को चलती है, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा था। अच्छा, क्या बात। तो दिस इज हाउ वी वर द नेशनल चैंपियन। तो प्राइज आपको क्या मिला था उसमें? ये we got माल पे आए, पैसे की बात करें, पैसों पे आए पहले। From here we got 1 lakh rupees and $1,000 in EU credits that we use for implementing the projects for the cloud services for that. Of course ये चीजें थी जो हमने like we utilized और आपके साथ साथी कितने थे? We were the 2 members, one me and one एक दूसरा मेंबर था। Of course जो प्रॉब्लम आती है वो आपको इसी तरह, जो या तो आपने देखी होती है या किसी और ने। तो जो मेरा पार्टनर था, he was from OA levels. Of course, I have done matric and FSC. So he was from OA levels. He faced the problem. I was a senior member. So we see that ये हम इसको कैसे solve out कर सकते हैं. Actually, जो आपका प्रोजेक्ट था वो फिर आपने actually live implement किया? Yes, of course. हमने उसको pilot run भी किया, और now we are on continue कर रहे हैं. Yes, we are on beta version. Actually इसको हम इसको कैसे लेके आगे चल रहे थे. Actually मैं Microsoft के साथ as a Microsoft student partner from 2018 I am engaged with it. So मैं इसी के ऊपर एम्स्टर्डम जब मैंने ट्रैवल किया, और वहाँ मैंने देखा कि वर्ल्ड फाइनल हो रहा था इमेजिन कप के 2019। अच्छा। तो फिर मैंने 2020 में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, तो बट वी वर इन द नेशनल फाइनल्स बट नॉट द विनर्स, बट दिस टाइम वी पार्टिसिपेटेड अगेन विद एन अदर आइडिया एंड वी वर द नेशनल चैंपियन। ओके, ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये देखें, चैंपियन है जी, चैंपियन लोग हैं, आइडिया की बात है। अच्छा, अब ये जब कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने प्रोजेक्ट जमा कराते होंगे, उनको क्या कोई हेल्प मिलती है, कोई वर्किंग गाइडलाइंस मिलती है कि अच्छा देखें आप इस तरीके से कर सकते हैं? कोई एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको सिखा भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, या सिर्फ आपका अपना है? आपकी अपनी लर्निंग है, और आप ये के साथ आपके टीचर्स या कोई मेंटोर्स अगर आपको गाइड करते हैं, जिस तरह FFPs हैं तो आपको स्टूडेंट टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ऑन द डे ऑफ द इवेंट आपको आगे जाके पिच करना है, और फिर
आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर कोई लोग अब आना चाहते हो, इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हो, तो क्या आप उनको गाइडलाइन दे देंगे एज अ विनर, एज अ सीनियर? मैं उनको यही करूँगा, बी मोटिवेटेड, और अपने ऑफ कोर्स आप काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी है, लेकिन वर्क ऑन योर आइडिया जो ग्लोबली इम्पैक्ट करे। नॉट ओनली कि भाई हाँ जी जिस तरह हम कहते हैं गली मोहल्ले की प्रॉब्लम नहीं, उसको आप ग्लोबल इम्पैक्ट के ऊपर लेके जाए जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो। तो उसके ऊपर यह है कि आपकी विनिंग परसेंटेजेस ज़्यादा होती जाती हैं, लेकिन विनिंग के साथ साथ इट्स नॉट ऑलवेज विनिंग बट ऑफ कोर्स लर्निंग एज वेल। तो यह है कि विनिंग के साथ साथ आप लर्न करते हो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाते हो। जस्ट आई टोल्ड के 2020 में मैं नेशनल फाइनल में था, दिस टाइम वी वर द नेशनल चैंपियन एंड वी वर द वर्ल्ड फाइनलिस्ट। सो इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, करते रहते हैं। यस। क्या इरादा है? इरादे मैं लिख रही हूँ आपकी बातें जो आप साथ साथ कहते जा रहे हैं, मैं मोबाइल पे लिखती जा रही हूँ, बस मैंने कहा मिस ना हो जाए ना कुछ बाद में, फिर ये ना YouTube पे हमारा सेगमेंट आ जाता है और Facebook पे भी आ जाता है, तो वहाँ पर भी लोग देख सकते हैं। और 15 इसकी जनवरी जो है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और उसके लिए mediancup.com/Pakistan इसका URL है। जस्ट एज यू क्रिएट एन ईमेल, आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल लगाते हो, देन शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स को दे इनवाइट फॉर द रीजनल फाइनल्स, देन फॉर द नेशनल फाइनल्स, देन वर्ल्ड फाइनल चैंपियनशिप। जबरदस्त जी। और एज क्राइटेरिया इसमें कोई नहीं? ऑफ कोर्स 16 प्लस, बैचलर स्टूडेंट्स 16 प्लस एज। जबरदस्त, बेहतरीन जी। थैंक यू जिंदला, आपने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दी है। आपके प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, हमारी दुआ ये है कि प्रोजेक्ट आपका जो है वो चलता रहे, जो एजुकेशन का मैदान है। और नोट्स टाइम पे मांग लिया करें, बजाय इसके कि आखिरी वक्त तक आप लोगों ने अपने पास रखें, और जिसका उधारा लिया होता है उसको वापस भी करना होता है। हाँ, मैसेज कर दें 2-4 ताकि आखिरी वक्त में ये ना हो रहा किताबें। Actually, we are here to solve the problem. ये होता है असल में। हाँ, नहीं वो हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमसे नोट्स लिए थे इंटर के ज़माने में, उनसे वापस मांगो, कहते संभाल के रखें, तो वो अभी तक संभाल के रखे हैं। बहुत संभाल दिए नाज़रीन, अब जिसने संभाले थे उसको भी नहीं मिल रहे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।